टूरिज्म और इंडस्ट्री दो ऐसी चीजें हैं, खासतौर से जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, मैं इसको दो स्टेट्स का कंपैरिजन करने की कोशिश करूंगा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश, अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करते हैं, कहीं ना कहीं आपसे 21 साबित हो रहा है। उसकी वजह है कि बेटर रोड कनेक्टिविटी है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उनकी बहुत बेहतर है। एक मैं सिर्फ पानी पीने की जो टैप कनेक्टिविटी की बात करता हूं, जो टैप कनेक्टिविटी है हिमाचल प्रदेश में 93% है, मतलब आपके घर तक पानी पहुंचने की बात होती है, जबकि उत्तराखंड के अंदर सिर्फ 61% लोगों तक कनेक्टिविटी है। बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि मुझे पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि हर घर नल पहुंचे। बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वुलन इंडस्ट्री थी, एक जमाने के अंदर बहुत बड़ी वुलन इंडस्ट्री हुआ करती थी उत्तराखंड में, बिल्कुल वाइप आउट, लोग मटेरियल इंपोर्ट करके ला रहे हैं। इन सब चीजों को आप कैसे प्रमोट करेंगे, क्योंकि जो फॉरेन टूरिस्ट आता है वो भी यहाँ पर सिर्फ हरिद्वार ऋषिकेश तक आता है, ऊपर नहीं जाता। बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे इलाके हैं जहाँ वो पहुंच सकता है, लेकिन जब हिमाचल की बात आती है, मनाली, कुल्लू, बहुत सारे इलाके हो जाते हैं जहां वो जाना चाहते हैं। जो फॉरेन टूरिस्ट है उसके पास पैसा है, उसके पास खर्च करने के लिए भी पैसा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मेजरली सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म है और वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाला टूरिज्म नहीं है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको उत्तराखंड ने अभी तक नहीं भुनाया है। इन सब मुद्दों पे थोड़ा सा अगर आप बताएं। देखिए, आप जानते हैं कि हिमाचल हमारे से पहले एक राज्य बना था। हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से और हमारे आंदोलनकारी जिन्होंने आंदोलन किया, चूंकि मैं भी एक आंदोलनकारी रहा हूं, और जो लोग इस आंदोलन में शहीद हुए, मैं उनको नमन कर रहा हूं, उनको याद कर रहा हूं। उनकी बदौलत तो 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था, बना था। और उसके बाद से यदि हम तुलना करें हिमाचल से, तो मुझे लगता है हमारे ऊपर जाती होगी, क्योंकि हिमाचल बहुत पहले एक राज्य बन गया था। तो उसने अपनी जो विकास यात्रा उस टाइम से प्रारंभ की, हम 2000 से शुरू कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारे यहाँ, जहां तक आपने कहा कि विदेशी टूरिस्ट जो आता है, अब आप देखिए, यदि आपको टाइम मिले तो मैं कहूंगा यहां से और आगे तक जब आप जाएंगे तो विदेशी जितने भी हमारे टूरिस्ट कहिए या तीर्थयात्री कहिए, वो यहीं पे आपको ऐसी स्थिति में मिलेंगे कि जैसे उनको लगता है कि धरती का कहीं स्वर्ग है तो सिर्फ उत्तराखंड है, सिर्फ ऋषिकेश में और वो भी तपोवन में। नहीं, मैं अपनी बात यहाँ से ऊपर तक, मतलब गंगा जी के किनारे, मतलब ऐसा नहीं गंगा जी हमारी खाली ऋषिकेश में बह रही है, गंगोत्री से लेके और कहें गंगा सागर तक, और जिस जगह जिस खूबसूरत स्थल पे आप बैठे हैं, और यदि आपका कैमरामैन यदि पूरे इस स्थिति को दिखा दे तो ये वास्तव में स्वर्ग लगता है। वैसे भी इस जगह का नाम स्वर्गाश्रम है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि विदेशी टूरिस्ट, मैं जब एक बार पिछली बार गंगोत्री गया तो आप देखिए उस गंगोत्री में भी हमारा विदेशी जो तीर्थयात्री है वो मुझे वहां भी मिला, हम ये कह रहे हैं, लेकिन आपने इसके अंदर पैसा खर्च करने की क्षमता है। देखिए, रिलीजियस टूरिज्म वाले के पास बहुत पैसा नहीं होता। हम ये कह रहे हैं फॉरेन टूरिस्ट के पास इजरायलीज आते हैं, इंग्लैंड से लोग आते हैं, अमेरिकन आते हैं, और वो आप देखेंगे उनके पास डॉलर्स में खर्च करने की क्षमता होती है। वो मेजरली हिमाचल जाते हैं, लेकिन जो रिलीजियस टूरिज्म है वो यहाँ होता है। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो उत्तराखंड लूज कर रहा है। देखिए, अब ये तो आप कह ही सकते हो कि अध्यात्म की दृष्टि से यदि उत्तराखंड में 4 धाम हैं, हमारे यहाँ पाताल भुवनेश्वर है, उधर जागेश्वर जहां अभी प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, और आज आप देखिए जहां प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं तो आज पूरी जनता उधर आकृष्ट होती है। स्वाभाविक तौर से उधर भी अब हमारे तीर्थयात्री आना प्रारंभ होंगे, हालांकि पहले भी आते थे, और ज्यादा होंगे। तो मेरा कहना है कि अध्यात्म दृष्टि से तो उत्तराखंड का नाम, चूंकि इसका नाम तो वैसे भी देवभूमि है, और देवभूमि के साथ साथ वीरों की भूमि भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी बार भी हमारे देश की रक्षा के लिए जब लोग शहीद होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा नाम हमारे उत्तराखंड के भी आता है। और हमारे बारे में ये कहा जाता है कि औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति फौज में हमारे यहाँ रहता है, इसलिए वीरों की भूमि भी कहते हैं। और देवभूमि के नाते पूरे विश्व के लोग यहाँ पे शांति के लिए, अध्यात्म के लिए आते हैं, तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। जहां तक आपने जल जीवन मिशन के बारे में एक शब्द बोला था, 61% है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा एक सौगात हमें दी है। और जल जीवन मिशन के माध्यम से जिस 61% की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पर्वतीय क्षेत्र में थोड़ा सा इस प्रकार के कामों में जो काम प्लेन्स के एरिया में जल्दी हो सकता है,
पहाड़ के एरिया में थोड़ा सा उसमें विलंब होता है, लेकिन हम बहुत जल्दी इस उपलब्धि को भी हासिल करेंगे। और आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, हिमाचल से हम कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, जो सोच है, और इस प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्यों में 2025 में जब ये 25 वर्ष का हमारा उत्तराखंड होगा, उसको लाने का जो संकल्प है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हम भी और पूरे देश के अंदर एक अच्छे राज्य के रूप में स्थापित हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि शांति के क्षेत्र में हमारा नाम, अध्यात्म के क्षेत्र में हमारा नाम, टूरिज्म के क्षेत्र में हमारा नाम, तीर्थ के क्षेत्र में हमारा नाम, और अनेकों क्षेत्रों में आज पूरे चाहे वो हमारे आज जो बाहर के लोग भी आते हैं वो तीर्थ यात्रा करने हमारे इधर ही आते हैं। और आज सौभाग्य ही देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे चार धाम यात्रा में महा में उपराष्ट्रपति जी यहाँ पे जो है चार धाम की यात्रा पे हैं। कल हमारे उप सभापति राज्यसभा कल उस चार धाम की यात्रा पे होंगे। यानी कि कुल मिला के अभी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारनाथ के 6 बार दर्शन कर चुके हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो कुछ मामलों में तो बहुत अच्छा है, तो उसका भी आप जिक्र करिए। उत्तराखंड आपके और सबके आशीर्वाद से आगे बढ़े। माँ गंगा से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरा ये प्यारा उत्तराखंड और आने वाले टाइम पे खूब इसको उन्नति मिले, भगवान का, माँ गंगे का आशीर्वाद मिले। मेरे उत्तराखंड वासी पूरे विश्व में जिस प्रकार से उनका नाम है, जिस प्रकार से मेहनत के दम पे, ईमानदारी के दम पे, काम के दम पे वो एक अपना अलग से जौहर दिखा रहे हैं और पूरे विश्व में उन्होंने अपना एक ख्याति प्राप्त की है। तो ऐसी स्थिति में मेरा उत्तराखंड आगे बढ़े, ये मैं आपके माध्यम से और माँ गंगे से प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस उत्तराखंड के बारे में जब दूसरी बार हम और आप बैठे तो आप ये कहेंगे ये उत्तराखंड के बराबर आज दूसरा राज्य कोई नहीं है। जिस स्थिति में हमारा नया राज्य बना है, जिस स्थिति में यहाँ की स्थिति है, जो यह छोटा सा राज्य है, आप तुलना करें उस नाते तो हम उससे ऊपर कहीं ना कहीं नजर आएंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। चलते चलते एक चीज जो मैं आपसे बात जरूर करूंगा, आपकी इन्वेस्टर समिट के बारे में। मैंने देखा जिसको देखो वो दौड़ रहा है किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट लिया। सारे जितने भी, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री हो आपके, उसमें जितने भी सीनियर, क्या टारगेट्स हैं, क्या लेके आना है, कितना भी क्या रिस्पांस मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, अगर इन्वेस्टर समिट में आपको इन्वेस्टमेंट मिलती है किसी भी कंपनी के, क्या आप पॉलिसी में कुछ इस तरीके के प्रावधान रखेंगे कि यहाँ के लोगों को बेनिफिट हो? देखिए, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि जिन्होंने बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत कर्मठता के साथ इन्वेस्टर समिट के लिए वो काम कर रहे हैं। मैंने भी पहले बताया कि दुबई में, उससे पहले लंदन में, और ऐसे हमारे देश के अनेकों बड़े बड़े शहरों में उन्होंने अपना प्रवास किया, इन्वेस्टर से बात की, रोड शो किए, और अभी तक 65,000 करोड़ का जो MOUs कर चुके हैं। और अभी तक जो हमारा टारगेट था वो 2.5 लाख करोड़ का था, जिसमें 65,000 करोड़ की हमारे यहाँ MOUs हो चुके हैं। और आपको बताना चाह रहा हूँ ज्यादातर पे ग्राउंडिंग भी करेंगे हम लोग। किस तरीके की कंपनीज आ रही हैं? हम सभी प्रकार की कंपनीज आ रही हैं, उसमें चाहे हमारे यहाँ दवाई के क्षेत्र में आ रही हो, पर्यटन के क्षेत्र में आ रही हो, हमारे यहाँ होटल्स के क्षेत्र में आ रही हो, हमारे यहाँ ये जो रोपवे और इसके क्षेत्र में उसमें भी आ रही है। आप बता सकते हैं जो नाम चूंकि अभी मैं उस नाम का सूची मेरे पास नहीं है, लेकिन ज्यादातर बड़ी कंपनियां सब हमारे साथ MOUs कर रही हैं। और अभी हमारे पास समय है, उस समय के दौरान भी हम और भी हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट यहाँ होंगे। और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ चूंकि उत्तराखंड एक शांत प्रदेश है, कोई भी उद्योग लगाने से पहले, कोई भी काम करने से पहले व्यक्ति ये देखता है कि मैं जहां पे उद्योग लगा रहा हूं या जहां पे मैं काम करने जा रहा हूं, क्या वहां पे कोई अराजकता तो नहीं है, क्या वहां पे महामारी या कोई रंगदारी मांगने वाला व्यक्ति तो नहीं है, वहां की रोड कनेक्टिविटी कैसी है, एयर कनेक्टिविटी कैसी है, रेल कनेक्टिविटी कैसी है। मैं आपकी जानकारी में डाल रहा हूं, आज एयर कनेक्टिविटी हमारे यहाँ देहरादून से लगभग हर शहर से हमारी एयर कनेक्टिविटी है। ट्रेन की बात करूं तो ट्रेन की जहां हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी है, वहीं मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं। पहाड़ों पे कभी ट्रेन नहीं गई, पहली बार देश के अंदर ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने पहाड़ों पे रेल भेजने का काम किया है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन जाने का काम चल रहा है और 2025 तक हम श्रीनगर तक रेल को ऋषिकेश से श्रीनगर तक पहुंचाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस काम को पूरा करेंगे। वो कनेक्टिविटी है। रोड की बात देखिए, रोड कनेक्टिविटी है, दिल्ली से और देहरादून तक मात्र 2.5 घंटे के अंदर आप यहां पहुंचेंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है।
कि इधर भी आप देखें, माननीय गडकरी साहब, माननीय मोदी साहब ने जिस प्रकार से हमारे यहाँ सड़कों का जाल बिछाया है, तो हर तरह की कनेक्टिविटी यहाँ पे है। तो आने वाला व्यक्ति यही देखता है कि विद्युत आपूर्ति कैसी है, शांत वातावरण है कि नहीं है, वहां के आब हवा कैसी है। समय बहुत कम बचा है आप ऐसी लोगों के पास। सब चीजों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि लोग प्राथमिकता पसंद उत्तराखंड को करेंगे और आने वाला इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छी संख्या में, अच्छी बड़ी मात्रा में यहाँ पे होगा। 8-9 दिसंबर बहुत दूर नहीं है। नहीं, अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम का है, टारगेट, लेकिन हम उस ओर बढ़ रहे हैं। 65,000 का यदि हमने एमओयूज कर लिया है तो हम उस ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि आप ये कहिए कि हमने टारगेट लिया है ना, लेकिन हम अचीव करेंगे। अचीव नहीं करेंगे तो नजदीक पहुंचेंगे। हम कोशिश करेंगे उससे ज्यादा हम ग्राउंडिंग भी करें। स्थानीय लोगों को क्या मिलेगा ये बताइए 2.5 लाख करोड़ में? स्थानीय लोगों को हमारे यहाँ रोजगार मिलेगा, हमारे स्थानीय लोगों को विकास दिखाई देगा, हमारे यहाँ पे जो एक विश्वास जगेगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। इन्वेस्टर समिट का मकसद भी यही होता है। यदि हमारा बाहर से आने वाला व्यक्ति, जब भी आपने कहा कि होटल्स, यदि बाहर आके यहाँ पे आदमी काम कर रहा है, उसको विश्वास जग रहा है, तो आने वाले टाइम पे यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और उसके आधार पर विकास होगा। उधर उस क्षेत्र में काम होगा, जमीन पे 10 लोग अब काम करेंगे, रोजगार बढ़ेगा। तो ये लाभ यदि हमारे क्षेत्र के लोगों ने, तो अच्छी बात है। एमओयू साइन कर रहे हैं, इसके अंदर कोई प्रावधान डाल रहे हैं स्थानीय लोगों के लिए कि कितने % उनको? देखिए, मैंने आपको पहले कहा, ये हमारी सरकार का निर्णय है कि हमारे यहाँ जो रोजगार होगा उसमें 70% रोजगार स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता के आधार पे देना होगा। ये निर्णय है, सरकार का कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट है, ये आने वाले टाइम पे भी लागू। लेकिन अग्रवाल साहब, आपके पास जितना भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है उससे आपके प्रदेश के 13 जिलों में से सिर्फ 3 जिलों में सारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून। तो इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे कि पूरे प्रदेश के लोगों को रोजगार उनके घर के पास मिले, दूर ना आना पड़े कि पिथौरागढ़ का आदमी देहरादून या ऋषिकेश आके काम करना पड़े उसे? देखिए, रोजगार सबको मिले, ये बात तो आपकी ठीक है। जहां तक आपने कहा 3 या 4 जिलों में इन्वेस्टमेंट होगा, अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो आकर देखेगा भी कहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट सही होना चाहिए, वहां रॉ मटेरियल आने में, फिनिशिंग गुड जाने में, वो सारी स्थिति जो व्यापारी कहिए, उद्योगपति कहिए, वो अपना देखता है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने एक निर्णय और भी लिया है, वो आपकी जानकारी में डाल दूं कि हम पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो स्थानीय उत्पाद हम कर सकते हैं, उसके लिए हम छोटे कुटीर उद्योग लगा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ फ्रूट्स होते हैं, तो फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट हम लोग पहाड़ों पे लगाने वाले हैं। हमारे यहाँ जैसे अभी आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम रिवर्स प्लाइन पे हम लोग जो है, हमारे यहाँ जो होम स्टे है वो बहुत तेजी से हमारे यहाँ बढ़ा है। ये जो इस प्रकार के काम है, ये पहाड़ों पे जो जहां का जिस प्रकार का वातावरण होगा, जहां जैसी अनुकूलता होगी, उसी प्रकार का वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसी प्रकार का वहां काम कर सकते हैं। तो पहाड़ों पे उसी प्रकार का काम और प्लेन में उसी प्रकार का काम, ये सामंजस्य बिठाते हुए सरकार काम करेगी। जहां तक रेल का सवाल है, आपने कहा कर्णप्रयाग और उसके बाद श्रीनगर तक भी ले जाने की योजना है, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड के पहाड़ इतने फ्रेजाइल हैं कि बार बार पहाड़ों में भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होता है, बाढ़ आ रही है, तो क्या आपको लगता नहीं कि पहाड़ खोखले होंगे तो उससे और नुकसान होगा? जो रेल परियोजना का जो काम चल रहा है जी, मैं आपकी जानकारी में डाल दूं कि बहुत साइंटिफिक तरीके से जी, वो सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं। और ये देखिए, पिछले लगभग 3-4 साल से ये काम चल रहा है, अभी तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई कि उसके कारण कहीं पहाड़ या तो खोखले हो रहे हैं या उससे कहीं नुकसान हो रहा है। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि जो आज आधुनिक जो भी हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं, यानी सरकार काम कर रही है, हमारे वो रेल परियोजना के लोग काम कर रहे हैं। तो उससे तो मैंने कहा ना, जो यदि हमारे यहाँ रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो आने वाले टाइम पे तो तीर्थ यात्रा भी बढ़ेगी, आने वाले टाइम पे पर्यटन भी बढ़ेगा। और इसके माध्यम से जो हमारा रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से, और आप देखिए जो टाइम हमारा, जो हमारे यहाँ से यदि ऋषिकेश से आपको कर्णप्रयाग जाना हो तो लगभग आपको 6-7 घंटे लग जाएंगे, और रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से आप 2-2.5 घंटे में पहुंचेंगे। और टनल के अंदर से आप ज्यादातर टनल के अंदर से जाएंगे तो आपको एक साहसिक यात्रा भी होगी और तीर्थ यात्रा भी होगी और समय की भी बचत होगी। और जो प्रदूषण यदि जो रोड के माध्यम से जो बसों से होता है, उससे भी कहीं बचत होगी। कुल मिला के परियोजना हमारे लिए हितकर है। शुक्रिया वित्त मंत्री जी, आपने
वह बहुत अच्छी बात है। कहीं Thank you. आश्वासन दिया लोगों को कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं भी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट जो मुझे अभी तक दिखी वो यही दिखी कि स्थानीय लोगों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पॉलिसी सिर्फ कागजों में नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी हो, और उम्मीद करते हैं कि आप 5वीं बार भी वहीं से विधायक बने। तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके श्रेष्ठ उत्तराखंड श्रेष्ठ भारत के तमाम साथियों को फिर से मैं बहुत बधाई दे रहा हूं, और आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आने वाली आने वाली दीपावली और छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई के साथ, और भगवान माँ गंगे सब पे कृपा बना के रखे, यही मैं प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया।